अब आपके पास प्रश्न संख्या 26 जिसमें दे रखा है कि भारत के उच्चतम न्यायालय ने निजता के अधिकार को भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा है। देखिए तो बहुत साधारण सा प्रश्न है। देखिए मेनका गांधी केस 1978 ये बहुत पुराना केस है और सभी बेसिक किताबों में ये मिल जाएगा। इस केस में इसका जो एक्सपेंशन किया था सुप्रीम कोर्ट ने, उनमें से राइट टू फूड, राइट टू वर्क, ये सारी चीजों के साथ साथ निजता का अधिकार या राइट टू प्रिवेसी भी रखा था। तो ये आर्टिकल है 21। अगला प्रश्न 27 फिर से सिंपल साधारण सा क्वेश्चन है जो सीडीएस से संबंधित पूछा है, यानी कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ से संबंधित और उनके कर्तव्य पूछे। ज्यादा ही प्रेम है यूपीएससी को इस प्रश्न से। हाँ जी बिल्कुल सर। तो इसमें कर्तव्य पूछे हैं उनके कि वो कमेटी के कैसे सदस्य थे, स्थायी सदस्य थे, है ना, सैन्य कमान का प्रयोग करना तीनों सेवाओं का, इसके साथ साथ तीनों सेवाओं के विषय पर रक्षा मंत्री के प्रधान सैन्य सलाहकार, इस तरीके से सामान्य सी सर बातें पूछी हैं। जब हम कह रहे हैं कि चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के स्थायी अध्यक्ष हैं, भाई ठीक है, बिल्कुल बात ठीक है। दूसरी बात अभी समझाता हूँ, तीसरी बात पहले समझ लो। तीनों सर्विसेज के विषय पर जो है रक्षा मंत्री के सलाहकार है, ये भी बात ठीक है। लेकिन जो दूसरी बात है, जो आपके चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं, जो सीडीएस हैं, वहां निर्देश वगैरह थोड़े बहुत दे सकते हैं, लेकिन बाय रूल ही डजंट एंजॉय एनी कमांडिंग अथॉरिटी ऑन आइदर ऑफ द फोर्सेस। तो कॉन्क्रीटली अगर इसे देखा जाए तो दूसरा स्टेटमेंट पूर्णतः सत्य नहीं है, तो उसके हिसाब से ही आप अपना आंसर लगा सकते हैं, जो कि डी बनता है। देखिए अगला प्रश्न, ये बहुत ही चर्चित रहा, न्यूज़पेपरों में रहा, मैगजीन्स में रहा, जो ऑपरेशन जितने भी भारत के द्वारा किए गए या बाहर से किए गए, तो उसमें एक ऑपरेशन पूछा है और वो पूछा किस चीज़ से है कि मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने सहित दूरस्थ क्षेत्रों में स्थानीय जन समुदाय के उत्थान के लिए सेना द्वारा संचालित अभियान या ऑपरेशन को क्या कहा गया है। ये ऑपरेशन लद्दाख के क्षेत्र में चलाया गया था इंडियन आर्मी द्वारा, और ये ऑपरेशन का नाम था सद्भावना। मतलब आपका ऑप्शन सी करेक्ट है। देखिए अगला प्रश्न फिर सिंपल है। वो सिंपल किस लिए है कि सिर्फ उसने एक साधारण सी बात पूछ ली है कि वो ये है कि दो देशों के मध्य सबसे लंबी सीमा यानी कि जो बॉर्डर लाइन है वो निम्नलिखित में से किन के मध्य है। बहुत साधारण प्रश्न है ये प्रश्न। आप मैप पे भी देखेंगे अगर तो आपको दिख जाएगा कि ये दो कंट्री यूएसए और कनाडा है। तो मतलब आपका ऑप्शन ए सही है जी सर। अब तक आपने देखा होगा सिंपल से क्वेश्चन आ रहे हैं। अगला आपने देखा, अगला जो क्वेश्चन है वो लोकसभा से है, फिर लोकसभा से लगभग तीसरा प्रश्न है कि लोकसभा में आचार समिति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर कौन से सही हैं। तो जिसमें पूछा गया है कि प्रारंभ में यह एक तदर्थ समिति थी। दूसरा विकल्प है कि केवल कोई लोकसभा का सदस्य ही किसी लोकसभा सदस्य के अनैतिक आचरण से संबंधित शिकायत कर सकता है। और तीसरा विकल्प है कि यह समिति किसी ऐसे मामले पर विचार नहीं कर सकती जो न्यायाधीन है। देखिए एथिक्स कमेटी की बात हो रही है, हाँ बिल्कुल बात सही है कि ये इनिशियल लेवल पर ये एडहॉक कमेटी थी, ये कोई स्थायी समिति नहीं थी, बाद में ये स्थायी समिति बन गई। अब यहाँ दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है, भाई लोकसभा के किसी सदस्य का अनैतिक आचरण है तो लोकसभा का ही मेंबर तो करेगा उसकी शिकायत, भाई विधानसभा से थोड़ी चल के आएगा। बात सही है। और तीसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि वो न्यायाधीन है। जब न्यायाधीन ही है मामला तो ये समिति उस पर विचार नहीं कर सकती। तो तीनों ही स्टेटमेंट आपके सही हैं और इसका आंसर डी होना चाहिए। सभी तीनों स्टेटमेंट्स आपके सही हैं। अगला प्रश्न संख्या 31 है और मुझे नहीं लगता कि मुझे ये पढ़ना चाहिए क्योंकि इतना साधारण सा सवाल आप लोगों के लिए शायद ये यूपीएससी ने क्या ही पूछा है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के कार्यभार संभालने से संबंध पहले संविधान सभा के अस्थायी सभापति कौन थे। देखिए 9 दिसंबर 1946 पहली मीटिंग हुई, जैसे आज प्रोटेम स्पीकर भी बनता है वयोवृद्ध होने के कारण। उसी वयोवृद्ध होने के कारण डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को क्या बनाया गया, अस्थाई अध्यक्ष। और जब 11 दिसंबर को वोटिंग वगैरह सब हो गई तब क्या बने, राजेंद्र प्रसाद को चुन लिया गया और वो इसके फिर अध्यक्ष बने। जी अगला है प्रश्न संख्या 32 जो भारत सरकार अधिनियम 1935 से संबंधित है, जिसमें दो विकल्प दे रखे हैं और वो विकल्प आपके सामने स्क्रीन पर है और इसका आंसर सर अभी बताएंगे आप। देखिए यहाँ एक छोटा सा क्लच है, तो यहाँ एक बात समझनी पड़ेगी। यूपीएससी के आप गाइडलाइंस को पढ़ेंगे तो वो क्या कहता है कि जो बातें अंग्रेजी में लिखी गई हैं उन्हें ज़्यादा सटीक माना जाएगा। तो पहली क्या बात, देखो यहाँ समझना पड़ेगा। पहली बात क्या कह रहा है कि ब्रिटिश भारतीय प्रांतों और देसी रियासतों को मिलाकर एक जो है अखिल भारतीय संघ बनाया जाएगा। बिल्कुल ठीक है साहब।
साइमन कमीशन ने भी इसकी सिफारिश की थी, और फिर गोलमेज सम्मेलन में जो व्हाइट पेपर ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स आया वहां भी थी, और उसी को लीगलाइज करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आया था। तो ये तो बात बिल्कुल करेक्ट है। अगला अगर हम हिंदी वाले को पार्ट को पढ़ते हैं, क्या कह रहा है, रक्षा और विदेश संबंधी मामले, डिफेंस एंड फॉरेन अफेयर्स, ये परिसंघीय विधानमंडल के नियंत्रण में होंगे। लेकिन उस समय परिसंघ जैसा कोई व्यवस्था भारत में नहीं थी। लेकिन आप जब इंग्लिश वाले पार्ट को पढ़ते हैं, वो कन्फेडरल नहीं कह रहा, वो कह रहा है फेडरल। तो आप ध्यान करें कि इसी 1935 के अधिनियम से जो प्रांतीय विषय थे और संघीय विषय थे उन्हें बांटा गया था, और संघीय विषयों में क्या किया था, डायरेक्टली लाए थे। अब यहां पर अगर मैं इन्हें संघीय मान रहा हूं और फेडरल मान रहा हूं तो ये स्टेटमेंट सही है। मतलब कि अगर मैं इंग्लिश के पार्ट से चल रहा हूं तो दोनों स्टेटमेंट्स सही हैं, ठीक है। और यूपीएससी भी कहता है कि हम दोनों को मानेंगे, इंग्लिश वाले के पार्ट से मानेंगे, तो इस हिसाब से आपके दोनों स्टेटमेंट सही हैं और आंसर इसका सी होना चाहिए। देखिए अगला प्रश्न संख्या 33, जो कि एंशियंट हिस्ट्री के एक बुक के राइटर के बारे में पूछ लिया, एक नाटक एक ड्रामा के बारे में पूछा है, उसके रचनाकारों को पूछा है। तो एक बड़े रचनाकार नाटककार थे भास, तो आपको इनमें से उनकी पुस्तक बतानी है, तो वो सर आपको भी आंसर बताते हैं इसका आंसर है मध्यम व्यायोगः, और वास्तविकता में ये पांडवों के अज्ञातवास से रिलेटेड पुस्तक है, और इसका आंसर सी सही है। देखिए अगला प्रश्न फिर दोबारा एंशियंट हिस्ट्री से है, और आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, और आपको इसमें ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना पूछा है कि संघभूति एक भारतीय बौद्ध भिक्षु जिन्होंने 4वीं शताब्दी ईस्वी के अंत में चीन की यात्रा निम्नलिखित में से किस भाष्य के वो लेखक थे। तो संघमित्र जो संघभूति पूछा है वो उनके बारे में पूछा। ये बड़े प्रचलित और विद्वान थे और काफ़ी फेमस भी रहे, बौद्ध भिक्षु थे। इनकी पुस्तक का नाम है सर्वास्तिवाद विनय। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ भी करेक्ट है। देखिए एक और साधारण सा प्रश्न संख्या आपकी स्क्रीन पर 35, जो कि यूनेस्को की लिस्ट से संबंधित है, जिसमें विश्व धरोहर सूची को पूछा है कि कौन कौन सी चीज़ें विश्व धरोहर सूची में शामिल हैं। लेकिन आपको यहाँ ये देखना है कि उसने ये नहीं पूछा कौन कौन से शामिल हैं, उसने देखिए नीचे दे रखा है कि कितनी संपत्तियों को 2023 में शामिल किया गया है। तो इसे जरा ध्यान से देखना। अगर आपने 2023 में ध्यान नहीं दिया है तो मामला फंसेगा, क्योंकि इसमें जो आंसर है उसके अलावा भी कुछ सूचियां हैं, जो संपत्तियां हैं जो शामिल हैं। अगर हम केवल 2023 की बात करते हैं तो रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा स्थापित जो आपका शांति निकेतन है वो, और जो हॉयसल के पवित्र मंदिर है वो, ये दो ही जो है 42वें 41वां बना आपका शांति निकेतन और 42वां बना हॉयसल मंदिर, ये दो ही हैं जिन्हें कि शामिल किया गया है। तो केवल दो, यानी कि बी ऑप्शन आपका करेक्ट है जी। अगला प्रश्न, भारत के संविधान के अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल 368 के अनुसार संसद निम्नलिखित में से किनके द्वारा संविधान के किसी उपबंध में संशोधन कर सकती है। बेहद साधारण प्रश्न है। आप देखिए जब कह रहे हैं एडिशन, तो आप देखते हैं कि तमाम आर्टिकल्स, हम चाहे 43A की बात करें, 48A की बात करें, 21A की बात करें, सब एडिशन है। अगला बात कह रहा है वेरिएशन, मतलब चेंज इन लैंग्वेज, आर्टिकल 45 की लैंग्वेज चेंज हुई। कह रहा है रिपीट, आर्टिकल 31 कहाँ गया। तो ये तीनों ही काम आर्टिकल 368 के तहत किए जा सकते हैं। और आप ध्यान कीजिए आर्टिकल, ये तो हम बात कर ही रहे हैं, साथ में ही केशवानंद भारती केस में जो जुडिशरी है वो भी इस बात को डिफाइन करती है कि इट इज द अथॉरिटी ऑफ द पार्लियामेंट टू अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन वहीं उन्होंने बेसिक स्ट्रक्चर का भी डॉक्ट्राइन दिया। तो दोनों ही बातें, अगर हम यहाँ कह रहे हैं कि संसद की शक्ति कहाँ तक है, बेसिक स्ट्रक्चर को हाथ नहीं लगा रहे, तो ये तीनों ही चीजें वो कर सकते हैं। और ये तीनों को रखते हुए आपका ऑप्शन डी आपका सही आंसर होना चाहिए। देखिए अगला प्रश्न जो है 37 दे रखा है, और ये ज़्यादातर मीडिया और बता रहा है कि न्यूज़ समाचार पत्रों में रहा होगा, जिसमें इटली, जापान, नाइजीरिया, दक्षिण कोरिया और दक्षिण अफ्रीका के बारे में कह रहा है। तो आपको बताना है कि उनकी निम्न जन्म दर और वृद्धोन्मुख जनसंख्या और ह्रासमान जनसंख्या के लिए किया जाता है। तो आपको इनमें से बताना है किन देशों में ये संबंधित है। जापान तो बड़ा पॉपुलर है इस चीज़ के लिए, जापान तो आपने पकड़ लिया होगा, साउथ कोरिया उसका पड़ोसी है वो भी है। लेकिन एक देश और है जो इस लिस्ट का हिस्सा है, वो है इटली। हालांकि और भी कंट्रीज हैं जैसे पोर्तुगाल है, लेकिन इस लिस्ट के अनुसार आपका इटली के साथ साथ जापान और साउथ कोरिया, ये तीनों ही ठीक है। और आपका ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए। अगला प्रश्न संख्या 38, वो कि फिर से पॉलिटी से पूछा और संसद से क्वेश्चन पूछा है संसद में धन विधेयक के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं।
और अभी सर आपको इसका आंसर बताएंगे और आपको स्क्रीन पर दिखाई भी दे रहा होगा ये क्वेश्चन को। देखिए पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है, आर्टिकल 109 की बात कर रहा है, स्पेशल प्रोसीजर रिलेटेड टू मनी बिल। बिल्कुल बात सही है, मनी बिल के बारे में बातें की गई है आर्टिकल 109 में। और क्या कह रहा है कि धन विधेयक को राज्यसभा में पुनर्स्थापित नहीं किया जा सकता। ये भी बात बिल्कुल ठीक है, भाई राज्यसभा में ये लाया नहीं जाएगा क्योंकि राज्यसभा की शक्तियाँ कैसी हैं, सीमित है, केवल 14 दिन तक उसके पास विचार के लिए रखा जा सकता है, उसके बाद इसे पारित मान लिया जाता है। तो ये बात ठीक है। अगली बात कह रहा है कि राज्यसभा सुझाव दे सकती है, बिल्कुल दे सकती है, लेकिन रोक नहीं सकती। ये भी बात ठीक है। चौथा स्टेटमेंट कह रहा है कि राज्यसभा ने अगर कोई सजेशंस दिए हैं तो लोकसभा को वो मानने पड़ेंगे। ये बात गलत है, मतलब कि 1, 2 और 3 स्टेटमेंट आपके सही हैं और उसके अनुसार आपका आंसर सी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न संख्या 39, उसमें देखो ये प्रश्न जो है ना, ये यूपीएससी ने पूछा है, ये आर्मी लेवल का प्रश्न है, मतलब आर्मी के एग्जामों में आता है जिसमें एनडीए सीडीएस है। और यूपीएससी ने पूछा, बहुत ही साधारण सा प्रश्न है, जिसमें पूछा है कि थल सेना, वायुसेना और नौसेना, और ये आपको 1, 2, 3, 4 करते हुए आपको पूछ रहा है कि उनके ब्रिगेडियर कौन है, एयर कमोडोर कौन है, कमांडर मतलब कौन है। रैंक्स जो है सिमिलर रैंक्स आपसे पूछ रहा है कि अगर मेजर वहां है तो वहां क्या होगा उसके समकक्ष, और एयरफोर्स में या जो है अन्य सेना में क्या होगा। इसमें केवल एक ही ऑप्शन करेक्ट है, वो है तीसरा वाला ऑप्शन जो मेजर को आपके करेक्ट कर रहा है। मेजर, स्क्वाड्रन लीडर और लेफ्टिनेंट कमांडर, बिल्कुल, मतलब स्क्वाड्रन लीडर इन एयरफोर्स एंड लेफ्टिनेंट कमांडर इन नेवी इज इक्विवेलेंट टू मेजर इन आर्मी। केवल यही एक आपका सही है, जो कि ऑप्शन डी आपका करेक्ट बताता है। और प्रश्न संख्या 14, पूर्वोत्तर परिषद की स्थापना पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम 1971 के द्वारा की गई थी, और एक वर्ष 2002 में एनईसी अधिनियम में संशोधन के बाद परिषद में निम्नलिखित में से किन किन सदस्यों को शामिल किया गया है। इस संशोधन के अनुसार देखो, जो संबंधित राज्य है वहां का राज्यपाल शामिल होगा, वहां का मुख्यमंत्री शामिल होगा, और इसके अंदर जो राष्ट्रपति है वो 3 सदस्यों को नामित करते हैं, ठीक है। लेकिन गृह मंत्री हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है, मतलब जो पहले 3 हैं वो इसमें शामिल होते हैं और चौथा शामिल हो ये कोई जरूरी नहीं है। इस हिसाब से इसका आंसर ए ऑप्शन आपका ठीक होना चाहिए। देखिए अगला प्रश्न जो 41 दे रखा है, इसको सभी ध्यान से देखें। इसका आंसर जो है सर आपको बड़ी ही तार्किकता से बताएंगे, जो कि कथन 1, कथन 2 में है, जो कि इकोनॉमिक से है, जिसमें यदि संयुक्त राज्य अमेरिका अपने ऋण पर चूक करता है तो यूएस ट्रेजरी बॉन्ड के धारक भुगतान प्राप्त करने के लिए अपने दावों का प्रयोग नहीं कर पाएंगे। देखिए ये स्टेटमेंट ध्यान से समझने की बात है। यहाँ क्या कह रहे हैं कि कोई व्यक्ति है जिसके पास यूएस का ट्रेजरी बॉन्ड है और यूएस की गवर्नमेंट ने कहीं अपना जो भी उसका जो डेट था वो नहीं चुकाया, तो वो अपने दावों का प्रयोग नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है भाई, जिसके दावे हैं वो अपने प्रयुक्त कर सकता है। स्टेटमेंट 1 आपका गलत है। दूसरा स्टेटमेंट अब गलत हो सही हो उसे पढ़ने की भी आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि एक स्टेटमेंट अगर गलत हो गया तो ए एंड आर जो पहले आया करती थी वही फॉर्म है। जब एक स्टेटमेंट गलत हो गया तो आप सीधे आंसर पे आप पहुंच जाएंगे और इसका आंसर डी है। देखिए अगला प्रश्न 43, जिसमें फिर से इकोनॉमिक से है और जिसमें डिजिटल रुपए के संबंध में आपसे पूछा गया। क्या पूछा है उसने, आपके सामने 4 कथन रखे हैं और आपको सही प्रश्न उसने पूछा है कि इसमें से कौन से जो चारों विकल्प में से कौन सा और जो है एप्रोप्रिएट, मतलब बिल्कुल सही आंसर है, जो सर आपको भी बताएंगे। पहले में तो कह रहा सोवरेन मुद्रा है भाई, आप जब आरबीआई आपका सेंट्रल बैंक जारी कर रहा है सोवरेन मुद्रा तो है ही। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि ये बैलेंस शीट जो आरबीआई की है उसमें लायबिलिटी के तौर पे दिखता है, तो कोई भी करेंसी जब आपके सेंट्रल बैंक द्वारा जो जारी की जाती है तो वो लायबिलिटी के तौर पे दिखाई देती है। ये भी स्टेटमेंट सही है। अगली बात कह रहा है कि मुद्रास्फीति के अगेंस्ट में इंश्योर्ड है। कोई भी करेंसी इंश्योर्ड नहीं होती, कोई भी करेंसी इन्फ्लेशन के अगेंस्ट इंश्योर्ड नहीं हो सकती। तो तीसरा स्टेटमेंट गलत है। 1, 2 सही है, तीसरा स्टेटमेंट गलत है। और चौथा स्टेटमेंट कह रहा है कि ये जो कमर्शियल बैंक्स हैं उनकी करेंसी और कैश के लिए स्वतंत्र रूप से जो है इसका यूज हो सकता है। बात सही है, कोई भी करेंसी इसीलिए ही होती है। मतलब कि तीसरा स्टेटमेंट गलत और बाकी सही के हिसाब से आपका ऑप्शन डी करेक्ट है। अगला प्रश्न 44, जिसमें पूछा गया है, जो कि प्राचीन एंशिएंट हिस्ट्री से है, लॉर्ड बुद्धा से है, यानी कि बुद्धिज्म से पूछा है। उनके उपनामों को किन किन उपनामों से जाना जाता है, तो आपको इसमें से सही विकल्प चूज करना है। गौतम बुद्ध के बारे में बात कर रहे हैं, 3 उपनाम दिए हैं। क्या दिया है? नायपुत्र, साक्यमुनि और तथागत। नायपुत्र तो महावीर को कहा जाता है और साक्यमुनि और तथागत ये दोनों महात्मा बुद्ध के नाम है। तो उसके अकॉर्डिंग 2 और 3 आपका सही है और बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ठीक है।
अब तक आप लोग देख रहे होंगे बहुत ही साधारण से प्रश्न उसने जो है हिस्ट्री से भी पूछे, पॉलिटी से भी पूछे। अगला भी प्रश्न जो है वो भी हिस्ट्री से है और वो कुछ पुरातात्विक स्थल दे रखे हैं और कुछ राज्य दे रखे हैं वो कहाँ पर हैं, और इसके साथ साथ ये भी पूछा है कि वहाँ से क्या क्या चीज़ मिला, यानी कि विवरण दे रखा है आपको। तो आपको देखना है कि इनमें से दी गई जो विकल्प हैं चारों, उनमें से कौन कौन से सही हैं, जिसमें चंद्रकेतुगढ़ है, इनाम गांव है, मंगड़ू है या सालिल हुंडम है। देखिए ये चंद्रकेतुगढ़ को उड़ीसा में दिखा रहे हैं, ये हमारी नॉलेज के हिसाब से ये वेस्ट बंगाल में है, तो पहला तो मामला गड़बड़ हो गया। इनाम गांव सभी लोग पढ़ते हैं, बात ठीक है, ये जो है पाषाण काल का है और महाराष्ट्र में है, मतलब पहला गलत दूसरा सही। अब यहाँ ऑप्शंस पे आप जरा जाएं तो उससे भी आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। अब तीसरा जो ऑप्शन है मंगड़ू, ये केरल में ही है, मतलब अगर आप ये देखें कि पहला गलत है दूसरा सही है, मतलब कि दो ऑप्शन में होना चाहिए, एक ऑप्शन में नहीं होना चाहिए, उससे ही आपको आंसर सीधे सीधे मिल जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन है बी 2 और 3, मतलब एक नहीं है और 2 है। ठीक है, बिल्कुल सर। अगला प्रश्न 46 मिडिवल हिस्ट्री से, फिर हिस्ट्री से प्रश्न है और सामान्य सा प्रश्न है ये। उसमें सिर्फ इतना यही पूछा है कि मध्यकालीन जो भारत है उसमें किस शासकों में से किसने पुर्तगालियों को भटकल में एक किला बनाने की अनुमति दी थी। ये अनुमति कृष्णदेव राय ने बारबोसा को दी थी और ये काम चला 1510 से 1520 तक। ठीक है, तो ये आपका सही आंसर आपका होगा ए। और आपने पढ़ा भी होगा कि वो एक विदेशी यात्री था, कृष्णदेव राय के समय भी आया था, तो इससे ये आप अंदाजा लगाकर इस प्रश्न को कर सकते हैं। अगला प्रश्न 47 जो कि कार्नवालिस से संबंधित है और कार्नवालिस की जो स्थायी बंदोबस्त प्रणाली है उससे संबंधित है, यानी कि राजस्व संग्रहण के संदर्भ में है। विकल्प फर्स्ट दे रखा है कि राजस्व संग्रहण के रैयतवाड़ी बंदोबस्त के अधीन। जैसे रैयतवाड़ी कहा, कॉर्नवालिस से उसका कोई लेना देना नहीं है, तो स्टेटमेंट वहां गलत हो गया। दूसरी में ये बात कर रहा है कि जो आपने सुना भी होगा रूल ऑफ सनसेट, कि मतलब जिस तिथि को राजस्व दिया जाना होता था अगर वहां तक ना आए तो उसकी जिम्मेदारी चली जाती थी, मतलब दूसरा स्टेटमेंट सही प्रतीत होता है और उसके अनुसार आपका आंसर बी होना चाहिए। देखिए 48 में क्या दे रखा है स्क्रीन पर देखें आप, उपनिषदों से संबंधित पूछा है, कौन से विकल्प सही है सर, इसका आंसर बताएं। देखिए जब हम बात कर रहे हैं कि उपनिषदों के बारे में, जब बात करें पैराबल्स की बात करें, तो नीति कथा तो उपनिषदों में नहीं है, दर्शन की पुस्तकें हैं, फिलोसफी से रिलेटेड है, तो पहला स्टेटमेंट तो गलत है। लेकिन हाँ, उपनिषदों की रचना पुराणों से पहले हो चुकी थी, ये बात ठीक है, तो केवल 2 ऑप्शन आपका सही है, जो कि आपका ऑप्शन बी होना चाहिए। अगला प्रश्न 49 वो पूछा है कि इन कथनों पर विचार करें। विकल्प 2 दे रखे हैं कि भारत इंटरनेशनल ग्रेस काउंसिल का सदस्य है, और विकल्प 2 में दे रखा है कि जो चावल और गेहूं के निर्यात या आयात के लिए किसी देश को इंटरनेशनल ग्रेन्स काउंसिल का सदस्य होना आवश्यक है। बिल्कुल दोनों ही कथन सही हैं। आप जानते हैं कि अभी कुछ समय पहले यूरोपियन कंट्रीज ने रिक्वेस्ट भी किया था मोदी जी से कि अपना एक्सपोर्ट ना रोकें, और ये बात सही है कि इस काउंसिल के अगर आप मेंबर नहीं हैं तो आयात या निर्यात आप नहीं कर सकते ग्रेन्स का, और भारत इसका मेंबर है और आयात निर्यात करता है। दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं, आप इसका उसके हिसाब से सी आंसर लगा सकते हैं। अगला प्रश्न संख्या 50 यानी कि 50 का जो प्रश्न दे रखा है वो यूनेस्को से है और विश्व विरासत सूची से ही। इससे पहला जो प्रश्न पड़ा यूनेस्को से वो भी विश्व विरासत सूची से था, तो इसका आंसर सर बताइए। आपको इंटेंजिबल की बात कर रहा है, इंटेंजिबल जो विरासत सांस्कृतिक कल्चरल को जो उठाया है और रिसेंटली कह रहा है, मतलब सबसे अभी बहुत रिसेंटली, तो वो आपका गरबा नृत्य है। कुंभ मेला से या किसी अन्य नृत्य से ना प्रभावित हो, क्योंकि कुंभ शामिल हुआ था लेकिन उसको समय हो गया, अभी बहुत रिसेंटली 2023 में ही आपको शामिल किया गया है गरबा को।